अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम महमूद है। मेरी उम्र 40 साल थी। जिंदगी के 20 साल तक मैं बिल्कुल ही बेवकूफ़ सा लड़का था जिसने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा था। और मेरे पास मेरे माँ बाप की दौलत थी जो कि बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा कि मैं सारी ज़िंदगी कुछ भी ना करता तो फिर भी आराम से बैठ कर खा सकता था। लेकिन फिर मेरे पापा इस दुनिया से चले गए और मुझे पता चला कि सारी कंपनी तो कर्जे पर चल रही थी और सब कुछ डूबने वाला है। मैंने बहुत मेहनत की और फिर से उस कंपनी को उसके कदमों पर खड़ा किया और 10 साल तक मेहनत करने के बाद मैंने कंपनी को बचा लिया, बैंक का सारा कर्जा उतार दिया। अब मैं फिर से एक अमीर इंसान था जिसके पास दुनिया की हर चीज़ थी, लेकिन मेरी उम्र हाथों से निकल चुकी थी। इस बीच मैंने ज़िंदगी में काफ़ी सारी लड़कियों को देखा था जो मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं किसी से भी शादी नहीं कर पाया। बस वही 2-4 दिन की दोस्ती और फिर कुछ महीनों की बातचीत के बाद उनका शादी से इनकार कि नहीं, आप तो बहुत बड़े हैं, हम तो आपको अंकल समझते हैं। मैं बहुत सी लड़कियों से शादी करना चाहता था लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं करती थी। एक लड़की आई थी मेरी ज़िंदगी में, लेकिन उसके साथ मेरा साथ बहुत ही कम था और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और अब शायद मेरी पसंद भी बदल गई थी। कम उम्र लड़की से बेटी वाला एहसास होता था। फिर एक दिन मैं एक सुपरमार्केट में गया जहाँ पर मैं परफ्यूम खरीद रहा था। वहाँ पर एक लड़की मुझे बार बार कहने लगी कि आप इस कंपनी का परफ्यूम खरीद लें। मैंने कहा कि मुझे परफ्यूम नहीं खरीदना, आप मुझे तंग क्यों कर रही हैं? क्योंकि उसने मुझे 3 से 4 दफ़ा कहा था। वो तो परफ्यूम की बोतल हाथ में लिए मेरे पीछे ही पड़ गई थी, यहाँ तक कि मेरे पीछे पीछे आने लगी थी। मैं ऐसे लोगों की इज्जत करता था। ये बेचारे अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए ही खड़े होते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तंग आ गया और मैंने कह ही डाला कि क्यों मुझे तंग कर रही हो। कहने लगी कि अगर मैंने एक बोतल परफ्यूम बेच दी तो मुझे 100 रुपये का बोनस मिलेगा और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कहा कि अपनी ज़रूरत के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। वो वहाँ से चुप करके चली गई, लेकिन बाद में मुझे बुरा लगा। मुझे इसे ये नहीं कहना चाहिए था। मैंने उसके परफ्यूम की 10 बोतलें और उस ब्रांड के 10 परफ्यूम खरीद लिए और उसको अच्छा खासा फ़ायदा हो गया। उसने दूर से देखा, वो समझ गई थी कि ये मैंने किया है। वो मुस्कुरा दी और गाड़ी तक मेरा शुक्रिया अदा करने आई। उसने कहा कि खूबसूरत गाड़ी है आपकी। उसके बाद मैं दोबारा भी वहीं गया क्योंकि मैं वहीं जाता रहता था। इसी तरह 1-2 मुलाकातों में हमारी आपस में काफ़ी बातचीत हो गई। वो एक स्टूडेंट थी और उसका नाम मैना था। बहुत खूबसूरत थी। ये एक अच्छी लड़की थी। उसका विजन अच्छा था। वो मेहनत कर रही थी 100-100 रुपए के लिए। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही थी। ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो बहुत हिम्मत से दुनिया में जी रहे होते हैं। उनको देखकर आपको भी हिम्मत मिलती है और आपको भी एहसास होता है कि सिर्फ आपने मेहनत नहीं की, बाकी लोग भी मुश्किल में हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो भी मुझे अच्छी लगने लगी, लेकिन मैं जानता था कि हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि उसकी उम्र तो शायद 18 या 19 साल लगती थी। लेकिन एक दिन उसने मुझे कहा कि उसे लिफ्ट चाहिए और जब मैंने उसे लिफ्ट दी तो उसने गाड़ी एक बंद गली में रुकवा दी। उसने मुझे कहा कि इधर गाड़ी रोक दें। मैंने कहा लेकिन ये गली तो बंद है, यहाँ पर तो कोई घर नहीं है। उसने कहा कि 1 मिनट तो गाड़ी रोक दें। मैं नौजवान लड़का तो नहीं था, तजर्बेकार आदमी था। मेरे दिमाग में हज़ारों किस्म की बातें आने लगी कि ये लड़की कहीं इस तरह की तो नहीं है कि आज मुझे इस बंद गली में ले जाकर डकैती तो नहीं करवाने वाली। और उसके बाद उसने अचानक मुझे कुछ ऐसा कहा कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा मेरी एक सौतेली माँ है जो मेरी शादी करवाना चाहती है। मैं वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो कहती है कि फिर तो किससे शादी करना चाहती है। वो मुझ पर बदकिरदारी के इल्ज़ाम लगाती है। कहती है कि अगर तू अपनी पसंद से शादी करेगी तो फिर आदमी बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहिए, नहीं तो मैं अपनी पसंद से तेरी शादी करवा दूंगी। वो किसी गरीब इंसान से मेरी शादी नहीं करवाना चाहती। जाहिर है उसके अंदर उसका अपना ही फ़ायदा था। वो कहती है तुझे किसी अमीर आदमी से शादी करनी होगी। अगर आप मुझसे शादी कर लें तो मेरी ज़िंदगी बच जाएगी। मैंने कहा कि किस किस्म की बातें कर रही हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे शादी क्यों करूं? हम तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं। मैं उसे यही जवाब देना चाहता था कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं और तुम कमसिन हो, लेकिन मैं अपने आप को फिर भी बूढ़ा ना कह सका। मैं भी तो आदमी था ना। इंसान की अपनी एक नफ्सियात होती है। वो अपनी कमी को कभी भी सरेआम तस्लीम नहीं करता, चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए। मैंने भी यही कहा कि हम तो एक दूसरे को जानते नहीं, जबकि मैं उसे सीधा कहता कि मैं तो तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, लेकिन मैं ये लफ्ज़ बोल ना पाया।
और फिर उसने ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गया। वो कहने लगी कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि इतनी खूबसूरत जवान लड़की मेरे इश्क में पागल हो गई, और वो भी इस हद तक कि मेरे बगैर रह नहीं सकती। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उसको कोई गलत इशारा नहीं दिया, कोई उल्टा सिग्नल नहीं दिया। फिर वो उस गली में जैसे मुड़ गई। मैं तो वैसे ही एक तरसा हुआ इंसान था। मेरे लिए तो ऐसा ही था कि जैसे शिकार खुद ही मेरी बाहों में आ गया है। पर यह तो गलत था। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना कोई अच्छी बात तो नहीं थी। माना कि मुझे खुदगर्ज होने की इजाज़त थी, लेकिन खुदगर्जी तो फिर भी खुदगर्जी ही रहती है ना। अगर इंसान को चोरी करने की इजाज़त दे दी जाए तो रहती तो वो चोरी ही है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया था। पर उसने कहा कि जिस आदमी से मेरी माँ शादी करवा रही है उसकी उम्र तो आपसे भी ज़्यादा है, तो फिर आप ही मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। ऐसे मौके पर मुझे खुदगर्ज हो जाना चाहिए था, इसलिए मैं भी खुदगर्ज हो गया। हम दोनों के बीच कौल इकरार हो गए और हमने इरादा कर लिया कि एक दूसरे से ही शादी करेंगे। उसने कहा था कि उसे मुझसे बहुत मोहब्बत है, वो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन अभी हम लोग एक दूसरे के बगैर ही थे, पर रोज़ एक दूसरे से मिलते थे। मैं उसे शॉपिंग करवाता, हम एक दूसरे को समझ रहे थे। पहले तो सलाम दुआ तक ही बात थी, लेकिन अब एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते, सैर करने जाते, डिनर करते, फिल्म देखते। शॉपिंग की तो एक अलग ही लिस्ट थी, रोज़ ही शॉपिंग होती थी। उसकी आंखों में बहुत ख्वाब थे, लेकिन सारे ख्वाब ही छोटे छोटे थे। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। कभी वो कहती कि मैंने फलां दुकान का सूट पहनना है, लेकिन ये मेरा एक ख्वाब है, तो मैं फ़ौरन उसे उसी दुकान पर ले जाता। फिर वो कहती कि मुझे इस होटल में खाना खाने का बहुत शौक है, पर यह मेरा एक ख्वाब है। जैसे ही उसके मुंह से ये लफ्ज़ निकलता कि ये तो मेरा एक ख्वाब है, मैं फ़ौरन उस ख्वाब को ताबीर कर देता। जब वो खुश होती तो मुझे और भी ज़्यादा प्यारी लगती। मैंने सोच लिया था कि अगर यही मेरी ज़िंदगी में लिखी है तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं। मैं क्यों कहूं कि नहीं नहीं ये तो गलत है। जब उसको कोई मसला नहीं है तो फिर मुझे भी कोई मसला नहीं है। 2 महीने तक हम एक साथ रहे और फिर मैंने एक दिन उसे कहा कि अब शादी कर लेते हैं, तो वो इस बात पर हंसने लगी। उसने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी माँ तो तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी, फिर अब हम इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। उसने कहा कि मेरी माँ की एक शर्त है जो मैं आपको बताऊंगी तो शायद आपको बुरा लग जाए। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम बताओ। उसने कहा कि मेरी माँ महीने के कुछ पैसे लगाना चाहती है जो आप उसे हर महीने भेजें, क्योंकि फिर उसके पास कमाने वाला भी कोई नहीं है। मुझे ये बात अजीब लगी, लेकिन जाहिर है वो औरत उसकी सौतेली माँ थी और वो एक लालची औरत थी, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं उसको महीने के 10,000 रुपये दे दिया करूँगा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी माँ से मिलने का कोई शौक़ नहीं है, वैसे भी तुम्हारी कीमत लगा रही है, इसीलिए हम लोगों ने कोर्ट में जाकर बहुत ही शार्ट नोट्स पर शादी कर ली। सब लोग मुझ पर हैरान थे कि ज़िंदगी के 30 साल तक किसी से शादी नहीं की, वो अचानक से तुमने शादी कर ली, वो भी इतनी जवान और ख़ूबसूरत लड़की से। मैंने कहा कि बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए। दरअसल मेरे अंदर यह खौफ था कि कहीं मैना मुझे छोड़कर न चली जाए, क्योंकि मैं उसके हिसाब से बूढ़ा हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी। इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली ताकि वो मेरे साथ ही पाबंद हो जाए। सबने मुझे कहा कि तुम बड़े पक्के बिजनेसमैन हो, हर काम पक्के तरीके से करते हो, बहुत अच्छा किया तुमने जो इस लड़की को पाबंद कर लिया, नहीं तो वाकई ये तुम्हें छोड़कर चली जाती। कम उम्र है, कच्चा दिमाग होगा, इसका क्या पता कब कहाँ चली जाए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है। सब लोग मेरी अकल की दाद दे रहे थे और मेरी किस्मत पर रश्क भी कर रहे थे। सब ने कहा कि हम तो जब जवान थे, हमें जब भी ऐसी लड़की नहीं मिली, और तुमको इस उम्र में ऐसी परी जैसी बीवी मिल गई। इसको कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। इस बात पर बहुत खुश था कि अब मैना मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी और मैं सारी ज़िंदगी उसके साथ रहूँगा। वो भी बहुत खुश थी। उसे शॉपिंग करना, होटल में जाना, सैर करना बहुत पसंद था, तो मुझे भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि पैसों की कोई कमी थी नहीं और वैसे भी ये सब करना उसका हक था। मैं उसको खुश रखना चाहता था। अगर वो ऐसे खुश रहती थी तो मुझे कोई मसला नहीं था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं एक बच्चा पैदा करना चाहता हूँ। उसने कहा कि अभी मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, लेकिन हम बच्चा पैदा कर लेंगे। इसका मतलब है ना। उसने हाँ कहा और ना ही इनकार किया। मैंने भी कहा कि ठीक है, अगर कुछ टाइम के लिए उसको वक्त चाहिए तो मुझे कोई मसला नहीं है। वैसे भी वो मेरी बीवी थी और मियाँ बीवी में मशवरा होता है।
दोस्तों यहाँ आपको बता दूं कि जवानी में मैंने कई लड़कियों से ताल्लुकात बनाए थे। उन्हीं में से एक लड़की में से मेरा बेटा भी था। बहुत कोशिश की कि उस लड़की से शादी हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सकी। और फिर काफ़ी अरसे बाद अचानक वही मेरा नाजायज़ बेटा मेरे साथ रहने के लिए आ गया। मैं उसके आने से बहुत खुश था। मैंने मैना को बताया कि यह मेरा बेटा है। वो भी इससे मिलकर काफ़ी खुश हुई, लेकिन मेरा बेटा मैना को देखकर कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा था। उसकी शक्ल से देखकर लग रहा था कि उसे मैना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। जाहिर है उसके लिए मैना उसकी सौतेली माँ थी। वो सोचता होगा कि मैंने उसकी माँ से शादी नहीं की, उसकी माँ के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखा, और वो भी इसी नाजायज़ ताल्लुक़ की निशानी है। और अब मैंने एक जवान लड़की से शादी कर ली है। जाहिर है उसको देखकर वो कभी भी खुश नहीं होता, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी ज़्यादा नफ़रत उभर आएगी, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। ऐसी नफ़रत जो छुपाई नहीं छुप रही थी। वो मैना से बहुत दूर रहता था, उससे बिल्कुल बात भी नहीं करता था। वो उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन जब हम तीनों साथ बैठे होते तो मैना जैसे उससे ही बातें करती रहती थी, और मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैना ने कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत ज़्यादा हैंडसम है। मैंने कहा कि तुम्हें लफ्ज़ हैंडसम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी तुम्हारा बेटा है। वो बुरी तरह हंसने लगी और उसने कहा कि वो मेरा बेटा कैसे हो सकता है। वो मुझे सलाम करके राज़ी नहीं है। आप उसके साथ हवा में मेरा रिश्ता ना बनाएं। मैं उसकी माँ नहीं हूँ, सौतेली माँ भी नहीं, और मैं उसकी माँ लगती ही नहीं। इतने हैंडसम लड़के को तो मैं कभी बेटा ना कहूँ। मैं मैना की ज़ुबान से ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना था। वो इस तरह की बातें नहीं करती थी, लेकिन अब करने लगी थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैना बर्थ कंट्रोल खा रही थी। मैंने उसे कहा कि तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं कि तुम ये गोलियां खा रही हो। तुम बच्चा पैदा नहीं करना चाहती तो मुझे बता सकती हो, लेकिन मुझसे छुपकर तो ये गोली नहीं खानी चाहिए थी। शादी इस तरह नहीं चलती है। उसने मुझे कहा कि तुमने पहले कितनी शादियां चलाई हैं जो अब तुम ये सब कुछ कर रहे हो। उसने मुझे ताना दिया और मैं हैरान रह गया। जब से मेरा बेटा घर में आया था, मैना का रवैया बहुत बदल गया था और वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। फिर भी वो उससे बात करने की कोशिश करती रहती थी। एक दफ़ा हम तीनों ही किसी पार्टी में गए जहाँ पर मुझे भी ज़्यादा लोग नहीं जानते थे और मैना को भी नहीं, और ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं पता था कि हमारी शादी हो चुकी है। वहाँ पर मैना ने किसी से तारुफ करवाया और उसको ये बताया कि मैं उसका शौहर नहीं हूँ, बल्कि मेरा बेटा उमर उसका शौहर है। जब ये बात मुझ तक पहुँची तो मैंने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो कहने लगी कि अगर मैं कहती कि तुम मेरे शौहर हो तो वो लड़की मुझ पर हंसती और सब कहते कि ये तुम्हारा शौहर कम और तुम्हारा बाप ज़्यादा लगता है। वो मेरी स्कूल की दोस्त है, उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। मैंने कहा कि तुम मुझसे शर्मिंदा हो, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तुम्हें मुझसे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे तुमसे शर्मिंदा होना चाहिए। अगर तुम्हारी सोच इस तरह की है तो तुम इस तरह की पार्टी में ले जाने के काबिल ही नहीं थी। मैं तो हैरान रह गया जब मुझे एक आदमी ने आकर कहा कि आपने अपने बेटे की शादी कर दी और हमें बताया तक नहीं। हमारी लड़ाई हो गई और अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। रात हुई तो मैना कमरे में नहीं थी। मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज़ है, इसलिए कमरे में नहीं आई है। मैं उसे मनाने चला गया, क्योंकि बिलाखिर मैं ही बड़ा था और मुझे ही उसे मनाना था। वो मासूम तो नहीं थी, लेकिन उम्र में कम ज़रूर थी और बहुत ज़्यादा जज्बाती थी। इस उम्र के हिस्से से मैं भी गुजर चुका था। इस उम्र में वैसे ही इंसान ज़्यादा सोचता है। मैं पूरी तरह मूड में था कि मैं उसे किसी तरह मना लूँगा और उसे माफ़ी मांग लूँगा, जबकि गलती मेरी नहीं थी। लेकिन मुझे वो कहीं भी नज़र नहीं आई। उसके बाद जब मैं टेरेस पर गया तो एक मंजर देखकर हैरान रह गया। मैना और उमर एक दूसरे की बाहों में थे। दूर से तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब करीब गया तो पता चला कि उमर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसके ऊपर गिर रही थी और उसे गले लगाने की कोशिश कर रही थी। जब मैं वहां पर गया तो मैना ने रोते रोते मुझे कहा कि तुम्हारा बेटा मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मैं हैरान रह गया, लेकिन मैं भी कोई कॉलेज का लड़का नहीं था जो जज्बात में बह जाता। मंजर तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। मुझे मेरे बेटे ने बताया कि आपकी ये बीवी दरअसल मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है और मेरे साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं थीं, इसलिए मैंने इसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया और फिर 1 साल बाद इसने आपको अपने जाल में फंसाया, जबकि ये अच्छी तरह जानती है कि आप मेरे डैड हैं। ये सब कुछ इसने प्लान के मुताबिक किया है। जब से मैं इस घर में आया हूँ ये मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही है और इसने मुझे मदद करने के बहाने पर बुलाया कि मेरा पाँव टूट गया है, मुझे उठाकर नीचे ले जाओ।
जब मैं इसके करीब गया तो इसने मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की है। यही सच, अगर आपको यकीन नहीं है तो आपकी अपनी मर्जी है। मेरा बेटा तो वैसे ही मुझसे नाराज़ ही रहता था, लेकिन मैं समझ गया था कि मैना की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की ताकि वो मेरे बेटे के करीब आ सके और उसे दौलत से मतलब था। मेरे बेटे को यकीन था कि मैं मैना का साथ दूंगा, इसलिए वो वहाँ से चला गया और उसने ये भी कहा कि आप अपनी बीवी की ही बात मानेंगे, मुझे पता है। मैना भी रोते रोते मेरे गले लग गई और कहने लगी कि अगर आज तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन मैंने मैना को अपने से दूर कर दिया और मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो और अब तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। वो हैरान रह गई और उसने कहा कि तुम अपने बेटे की बात मानोगे जो तुम्हें अपना बाप तक नहीं समझता? मेरी बात नहीं मानोगे? मैं मैना हूँ, तुम्हारी मैना, जिसे तुम प्यार करते थे। मैंने कहा कि हाँ, तुम मेरी वही मैना हो जिसे मैं प्यार करता था, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो। जब मैंने ऐसा कहा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसके बाद कहने लगी कि तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है? मैं तुम्हारे बेटे की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में आई थी, वरना तुम जैसे इंसान के साथ तो मैं एक घंटा भी ना रहूं। बूढ़े कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? जवान लड़कियों से शादी करते हो। और उस पल मैं ये समझ गया कि मैं जो अपने आप को बहुत अच्छा बिजनेसमैन समझता था, आज इसने अपनी ज़िंदगी का सबसे घटिया सौदा किया था। जब मैंने मैना से शादी की, इसीलिए मैंने उसको उसी वक्त छोड़ देने का फैसला किया और अगले दिन वो मेरी ज़िंदगी में थी और ना ही मेरे घर में। मैंने उसे तलाक दे दी। उसके बाद से मेरे बेटे के साथ मेरा ताल्लुक बेहतर हो गया। मैंने उससे माफ़ी मांगी और अपने दिल में ये सोचने लगा कि इस पूरी दुनिया में फ़िलहाल मेरा बेटा ही एक ऐसा है जो मेरा सच्चा रिश्ता है। मैं यहाँ पर ज़रूर मानना चाहूँगा कि गलती मेरी भी थी, क्योंकि मैं भी मैना की बातों में आ गया था। सोचने लगा था कि मुझे भी मेरी ज़िंदगी में औरत की ज़रूरत है। मैंने उससे निकाह किया था, उसको अच्छे तरीके से रखा था, उसे उसके सारे हकूक़ दिए थे। वो मेरे साथ 1 साल तक रही और 1 साल में उसने मेरे इतने पैसे खर्च किए कि मैं हिसाब भी नहीं कर सकता, पर फिर भी मैंने उफ तक नहीं किया। यही सोच कर के बीवी है मेरी, हक है उसका। लेकिन उसने क्या किया? वो एक निहायत ही बुरी लड़की थी और मैं उसे तलाक दे चुका हूँ। अब वो कहाँ होगी ये वही जानती है या अल्लाह जानता है। लेकिन 19 साल की उम्र में ही उस पर तलाक का धब्बा लग गया। शायद उसे खुद नहीं पता कि ये कितनी बड़ी बात है और मुआशरा उसके साथ क्या करेगा। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ दूसरी लड़कियों के साथ किया, कल जैसे मैंने किसी की बेटी की इज्जत लूटी, किसी की इज्जत को दागदार किया, उसकी सज़ा आज मुझे मिल गई है। क्योंकि अब मेरा बेटा भी मेरा साथ नहीं दे रहा, वो भी सारी हकीकत से वाकिफ़ हो चुका है। यकीनन मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है। खुदारा किसी की बहन या बेटी की इज्जत के साथ ऐसे ना खेलें, वरना ऐसा ही होगा। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।